थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसको देने वाले थे जीन पियाजे। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को देने वाले थे जीन पियाजे। जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के बहुत ही महान बायोलॉजिस्ट थे और इन्होंने अपने बच्चों की, इनके 3 बच्चे हुए, इन्होंने उनकी स्टडी करी, डेवलपमेंटल स्टडी करी इन्होंने उनकी, ठीक है, अपने खुद के बच्चों की। और उसके बेस पर, उस स्टडी के बेस पर इन्होंने थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया, ठीक है। और उसके बाद ही हम एक साइकोलॉजिस्ट, एज अ साइकोलॉजिस्ट भी जाने लगे, ठीक है। साइकोलॉजी में, चाइल्ड डेवलपमेंट में जो जीन पियाजे की जो थ्योरीज़ का योगदान है, खासकर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का जो योगदान है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक। तो जीन पियाजे के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, इसके अंदर 4 स्टेजेस हैं। जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं हम। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के, ठीक है। नंबर 1, डेवलपमेंट इज़ नॉट अ कंटिन्यूस प्रोसेस। डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है। अब देखो, ये पहला ही पॉइंट एकदम अपोजिट आ गया जो हमने आज तक पढ़ा है, ठीक है। हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा था चैप्टर्स पहले, हमने लर्निंग के बारे में पढ़ा था, ठीक। तो उसके अंदर हमने लर्निंग के बारे में जाना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जाना। तो हर जगह क्या था, डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। वहाँ पे जो हमने पढ़ा था, हमने ऐसे ही लर्निंग के बारे में पढ़ा था कि लर्निंग भी भाई कंटिन्यूस प्रोसेस है। मगर जीन पियाजे अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट इज़ नॉट अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक। ये जीन पियाजे का मानना है कि डेवलपमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है। इसका वन लाइनर पूछ सकते हैं आपसे कि ऐसा कौन सा साइकोलॉजिस्ट हुआ जिसने बोला कि डेवलपमेंट इज़ नॉट अ कंटिन्यूस प्रोसेस, तो नाम बताओ। मतलब एकदम से पजल करने वाली बात है ये, ठीक है। जीन पियाजे का फोकस रहा है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के ऊपर। तो ऐसे आदमी से आप इस तरह की उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इस तरह की बातें बोले, ठीक। खैर, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे जो डेवलपमेंट है, इट प्रोसीड्स इन स्टेजेस। डेवलपमेंट जो है वो स्टेज में प्रोसीड करता है। किस तरह से करता है? इस तरह से, ये देखो, जैसे बार ग्राफ है, तो इसका एक लेवल 1 यहाँ पर हो गया, फिर लेवल 2 अलग हो गया, लेवल 3 अलग हो गया, लेवल 4 हो गया। देख रहे हो आप, कंटिन्यूटी नहीं है, हर बार अलग है। नीचे से शुरू होकर ऊपर तक जाता है, हर बार अलग है, ठीक है। भले ही असेंडिंग में चल रहा है ये, मगर हर बार अलग है। और डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अगर ऐसा कुछ होते तो हम किस तरह का डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर? तब हम यहाँ पर सीधा एक कॉर्नर से स्टार्ट करके, इस वाले कॉर्नर से स्टार्ट करके एक सीधी लाइन खींचते ऊपर तक, कोने तक, जो दिखाती कंटिन्यूटी को, जो कंटिन्यूटी को दर्शाती। मगर क्योंकि ये हम जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे डेवलपमेंट इज़ नॉट अ कंटिन्यूस प्रोसेस। क्लियर? नेक्स्ट, अफेक्टेड बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। आप ये भी एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक क्लास के अंदर बड़े सारे बच्चे होते हैं, ज़्यादातर एक ही उम्र के होते हैं, ठीक। उसके बावजूद उनको पढ़ाने वाले टीचर एक होते हैं, ठीक है, उनका सिलेबस एक होता है। उसके बावजूद उनका जो कॉग्निटिव लेवल है, उनका जो सिलेबस को, चीज़ों को, टॉपिक्स को समझ पाने का लेवल है, ठीक है, वो अलग अलग होता है। वो अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि उन सब बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, ठीक है। उन सब में आपसी क्या है? डिफरेंसेस हैं, उनमें फ़र्क है, उनमें आपसी फ़र्क है। तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, इट इज़ अफेक्टेड बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट, इट इज़ अ थ्योरी ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो थ्योरी है, इसे मेंटल डेवलपमेंट की थ्योरी भी कहते हैं। कैसे? संज्ञानात्मक विकास जो है, जो संज्ञानात्मक विकास है, वो मानसिक विकास की थ्योरी है, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास इज इक्वल टू मेंटल डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज इक्वल टू मेंटल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी, ही कंसिडर्ड अ चाइल्ड एज एक्टिव लर्नर। ही कंसिडर्ड अ चाइल्ड एज एक्टिव लर्नर। जीन पियाजे ने बच्चे को एक्टिव लर्नर माना है। जीन पियाजे ने कहा है कि जो बच्चा होता है वो एक्टिव लर्नर है, ठीक। चाइल्ड कंस्ट्रक्ट्स हिज ओन नॉलेज। चाइल्ड कंस्ट्रक्ट्स हिज ओन नॉलेज या लर्निंग। चाइल्ड कंस्ट्रक्ट्स हिज ओन लर्निंग या चाइल्ड कंस्ट्रक्ट्स हिज ओन नॉलेज। कंस्ट्रक्ट वर्ड पे जोर दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। बच्चे को एक्टिव लर्नर माना है जीन पियाजे ने, और कहा है कि ये अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक। इसीलिए जीन पियाजे इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिविस्ट। जीन पियाजे को कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं जीन पियाजे, ठीक है। जिसे हमने बिहेवियरिस्ट के बारे में पढ़ा है, ठीक है, हमने हेरिडिटी वालों के बारे में पढ़ा है, हमने और क्या था, गेस्टाल्ट वालों के बारे में पढ़ा है। तो ऐसे जीन पियाजे का जो स्कूल ऑफ थॉट है, वो है कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट, ठीक।
क्योंकि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे बच्चा अपनी नॉलेज को, अपनी लर्निंग को खुद कंस्ट्रक्ट करता है। अब और इसका कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब क्या है कि जो बच्चा है वो एक्टिव लर्नर होता है। मतलब जब वो खुद ही कंस्ट्रक्ट कर रहा है अपनी नॉलेज को, अपनी लर्निंग को, यानी वो बच्चा एक्टिव है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है अपनी लर्निंग के अंदर। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या करते हैं, बच्चे को एक्टिव लर्नर मानते हैं। अब हम एक्टिव और पैसिव लर्नर का फ़र्क समझ लेते हैं और ये जान लेते हैं कि जीन पियाजे बाकी जो थ्योरी देने वाले हैं, बिहेवियरिस्ट हो गए और बाकी लोग गए, उनसे अलग किस तरह से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे को दो भागों में बांटा गया है। एक हो गया एक्टिव लर्नर, एक हो गया पैसिव लर्नर। तो जीन पियाजे हमारे कंस्ट्रक्टिविस्ट वाले हैं तो वो आ गए एक्टिव लर्नर में, बच्चे को जो एक्टिव लर्नर मानते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्टिव लर्नर, जो एक्टिव लर्नर के साथ मानते हैं यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट चाइल्ड इज़ नॉट अ मशीन। चाइल्ड इज़ नॉट अ मशीन, बच्चा कोई मशीन नहीं है। ठीक है, कि जिसको जितना काम दिया वो उतना ही काम करेगा। ठीक, ही हैज़ अ ब्रेन, बच्चा कोई मशीन नहीं है। ही हैज़ अ ब्रेन, उसका खुद का दिमाग है। दिमाग से मतलब है यहाँ पर उसका खुद का विवेक है। ठीक है, खुद की बुद्धि है उसके पास। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट के अंदर कौन कौन आ गए, जीन पियाजे आ गए और वाइगोत्स्की आ गए। कंस्ट्रक्टिविस्ट के अंदर जीन पियाजे आते हैं और वाइगोत्स्की आते हैं। वाइगोत्स्की वो थे जिन्होंने भाषा से रिगार्डिंग अपनी थ्योरी दी थी, लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। वाइगोत्स्की वो है। ठीक है, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन होते हैं, जो चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग पर जोर देते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट एम्फेसाइज चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। ठीक है, और लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देते हैं ये लोग। लर्निंग बाय डूइंग इनका फोकस होता है। डिस्कशन इनका फोकस होता है, डिस्कशन जिसके अंदर बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, उस तरह का डिस्कशन। ठीक है, जो ये होते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं, जो बच्चे को एक्टिव लर्नर मानते हैं। अकॉर्डिंग टू देम जो एरर होते हैं, सीखते टाइम जो बच्चा एरर कर देता है, जो गलतियां कर देता है, इट्स नेचुरल स्टेप इन लर्निंग। ये लोग एरर को, गलतियों को लर्निंग का नेचुरल स्टेप मानते हैं कि भाई अगर आपको सीखना है और सीखते समय आपसे गलतियां हो गई तो ये लर्निंग का एक नेचुरल स्टेप है, सीखने की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब आप कुछ भी सीखोगे तो गलती करोगे। जब आप साइकिल चलाना सीख रहे हो तो बीच में एक दो बार लड़खड़ाओगे और गिरोगे। ठीक है, जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो तो हो सकता है आपसे एक दो बार क्लच स्लिप हो जाए और गाड़ी बंद हो जाए। ठीक है, सीखते टाइम इंसान गलती करता ही है, तो ये गलती करना नेचुरल है, कुछ गलत नहीं है। जो ये थॉट किनका है, जो बच्चे को एक्टिव लर्नर मान रहे हैं। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग वाले कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग। अब हम जानते हैं जो बच्चे को पैसिव लर्नर मानते हैं, जो लोग बच्चे को पैसिव लर्नर मानते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम बच्चे को मशीन मानते हैं। ये लोग जो होते हैं, जो बच्चे को पैसिव लर्नर मानते हैं, अकॉर्डिंग टू देम कि चाइल्ड इज़ अ मशीन, बच्चा एक मशीन है। नो ब्रेन, बच्चे के पास कोई दिमाग नहीं है, कोई विवेक नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है। ठीक है, कैन ओनली बी टॉट, ऐसे बच्चे के पास खुद का दिमाग नहीं है, उसको बस सिखाया जा सकता है। ये किनका मानना है, पैसिव लर्नर का, जो मानते हैं कि बच्चा पैसिव लर्नर होता है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग बच्चे में दिमाग नहीं होता, खुद का विवेक नहीं होता, खुद के डिसीजन नहीं ले सकता वो। ठीक है, तो ऐसे में बच्चे को बस सिखाया जा सकता है, ये इनका मानना है। इस स्कूल ऑफ थॉट के अंदर कौन कौन आ गए, थ्रॉन्डाइक, स्किनर, वॉटसन, पैवलोव। ये कौन लोग हैं, थ्रॉन्डाइक, स्किनर, वॉटसन, पैवलोव? ये बिहेवियरिस्ट हैं, ये सारे के सारे बिहेवियरिस्ट हैं। ठीक है, बिहेवियरिस्ट कौन हो गए कि भाई बच्चा अपने वातावरण से ही सीखेगा। ठीक है, जो उसका एनवायरनमेंट है उसी से सीखेगा बच्चा। बच्चा खुद से कुछ नहीं सीख सकता, खुद में उसके सीखने की क्षमता होती नहीं है, ये मानना है लोगों का, जो बिहेवियरिस्ट होते हैं। थ्रॉन्डाइक, स्किनर, वॉटसन, पैवलोव, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम बच्चे को जितनी प्रैक्टिस कराई जाए किसी भी चीज़ की, किसी भी सब्जेक्ट की, जितनी प्रैक्टिस कराई जाए उतना ही बेनिफिशियल होता है। ठीक है, थ्रॉन्डाइक आ गया, आप समझ गए, इसमें ट्रायल एंड एरर दिया था थ्रॉन्डाइक ने, मतलब ट्रायल बढ़ा दो तो एरर कम हो जाएंगे। समझ गए, तो ये लोग प्रैक्टिस पे जोर देते हैं कि प्रैक्टिस कराओ, एक चीज़ को बार बार रिपीट कराओ, बार बार कराओ उस चीज़ को। ठीक, और पैसिव लोग, ये जो बिहेवियरिस्ट होते हैं, जो बच्चे को पैसिव लर्नर मानते हैं, ये क्या करते हैं, ये गलतियों को कैसे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू देम एरर्स आर ब्लंडर। जो एरर होते हैं ना, ये बैड ब्लंडर होते हैं। मतलब ब्लंडर मतलब बहुत बड़ी गलती। अगर आपने गलती कर दी तो गलती छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी गलती कर दी आपने, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी आपने। एरर ब्लंडर्स होते हैं। ठीक है, और कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या सोचते थे कि एरर जो है, गलती कर रहा है अगर बच्चा सीखते टाइम तो वो लर्निंग का नेचुरल स्टेप है। मगर जो बिहेवियरिस्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग एरर क्या है, ब्लंडर है, बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस हो गया कंस्ट्रक्टिविस्ट में और बिहेवियरिस्ट में, जो बच्चे को एक्टिव लर्नर मानते हैं प्लस जो वर्सेस जो बच्चे को पैसिव लर्नर मानते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड
कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को जान लेते हैं हम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बार बार अलग अलग जगहों पर मिल सकती है। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, प्लस कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिनकी स्टेटमेंट के अंदर इनका यूज़ है, तो इनको एक बार जान लेते हैं। स्कीमा, स्कीमा, ठीक है। सबसे पहली टर्म है हमारी स्कीमा। कुछ नया सीखने पर बनने वाले कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, कुछ भी नया सीखने पर बनने वाले कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, न्यू नॉलेज, ठीक है, एडिटेड नॉलेज, कॉन्सेप्ट, दे आर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स इन दे आर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड इन ब्रेन, दे आर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड इन ब्रेन, ठीक है। आपने कुछ भी नया सीखा, ठीक है, कुछ भी नया सीखा तो उसके रिगार्डिंग आपके दिमाग में कुछ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बन जाएंगे, उसे कहते हैं स्कीमा। आपने कुछ भी सीखा तो उस नॉलेज के साथ, जो नॉलेज आपने सीखी है, चाहे वो नई नॉलेज हो, चाहे आपने पुरानी नॉलेज में कुछ एडिटिंग करी हो, ठीक है, कोई नया कॉन्सेप्ट सीखा हो या पुराने कॉन्सेप्ट में आपने थोड़ा सा सुधार करा हो, तो उसके रिगार्डिंग उस नॉलेज को लेकर आपके दिमाग में थोड़ा कुछ स्कीमा बन जाएगा। स्कीमा इज़ जस्ट लाइक नॉलेज। स्कीमा को आप नॉलेज या पॉइंट समझ सकते हो जो आपके दिमाग में बन गया है कुछ भी नया सीखने के बाद या कुछ पुराने को एडिट करने के बाद। दे आर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, ये कॉग्निटिव स्ट्रक्चर हैं जो आपके दिमाग के अंदर बन जाते हैं, फॉर्म्ड इन ब्रेन। ओके, जैसे मैंने आपको स्कीमा के बारे में पढ़ाया, मान लो आपने स्कीमा की डेफिनेशन के बारे में कभी नहीं सुना था, आपने स्कीमा वर्ड ही पहली बार सुना, ठीक है। स्कीमा कहाँ सुनते हैं हम लोग? ज़्यादातर तो हम लोग नॉलेज के बारे में सुनते हैं कि नॉलेज है मेरे को इस चीज़ की या नहीं है, मेरे को इस चीज़ के बारे में पता है या नहीं पता है, ठीक। बट आपने स्कीमा वर्ड पढ़ा, अब आपको पता चल गया कि यार नॉलेज का एक एक सिनोनिम स्कीमा भी हो सकता है, ठीक है। किसी नॉलेज का इंग्लिश में एक सिनोनिम स्कीमा भी हो सकता है। स्कीमा का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, समझ गए आप? तो एक तरह से जो आपने ये वर्ड सीखा स्कीमा, जो उसकी मैंने आपको डेफिनेशन बताई, ये अपने आप में आपके अंदर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बना देगा आपके ब्रेन के अंदर। इसके रिगार्डिंग आपके ब्रेन में एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा, न्यू नॉलेज, ठीक है। या फिर अगर आपको पहले से मालूम था स्कीमा के बारे में, ठीक है, प्लस अगर साथ ही मैंने अगर आपको कोई इस वाली बात से कोई नई बात पता चल गई आपको, या कुछ पुराने पॉइंट क्लियर हो गए, तो आपकी जो स्कीमा के बारे में पहले नॉलेज थी वो हो गई आपकी एडिट, तो वो भी आपका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा ब्रेन में। नेक्स्ट टर्म है हमारी एसिमिलेशन। नेक्स्ट टर्म है हमारी एसिमिलेशन, ठीक है। एसिमिलेशन को शायद आत्मसात कहते हैं, ठीक है। एसिमिलेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को बेस्ड ऑन ओल्ड इन्फॉर्मेशन मैंने एज इट इज़ मान लिया। किसी भी चीज़ को मैंने ओल्ड इन्फॉर्मेशन के बेस पर एज इट इज़ मान लिया कि ये चीज़ भी ऐसे ही होती है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए कि एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको उसकी मम्मी ने बिल्ली दिखाई गोदी में उठाकर और कहा कि बेटा देख, ये है बिल्ली, ये है कैट। तो बच्चा सीख गया कैट, कि भाई ठीक है, बच्चे के ब्रेन में एक स्कीमा बन गया कि ऐसे 4 पैर वाली और पूँछ वाली, ठीक है, जिसके कान ऊपर की तरफ होते हैं, ये होती है बिल्ली, ये होता है कैट। इस तरह का बालों वाला जानवर जो 4 पैरों पर होता है वो होता है कैट। अब क्या है, बच्चा अपनी मम्मी के साथ था गोदी में, फिर बच्चे ने गली में कूदता हुआ घूमता हुआ देखा, उसने देखा कि एक डॉग घूम रहा है, तो बच्चा कैट वर्ड सीख चुका है, कैट का स्कीमा उसके ब्रेन में बन चुका है। तो बच्चा क्या करता है, डॉग को देखता है, उसको देखता है कि भाई इसके भी 4 पैर हैं और इसके भी बाल है, इसके भी पूँछ है, यानी कैट। तो बच्चा कुत्ते को देख के भी कैट कहता है, समझ रहे हो आप? बच्चे को उसकी माँ ने सिखाया बिल्ली दिखाकर कि बेटा ये कैट है। बच्चे ने अपने दिमाग में इमेज बना ली कि ऐसे बालों वाला जानवर जो 4 पैरों पर चलता है, पूँछ होती है, जो ऐसा कुछ होता है, इसको हम बिल्ली कहते हैं, ऐसे हम कैट कहते हैं। नेक्स्ट टाइम जब बच्चा वैसा ही सिमिलर जानवर दिखता है जो 4 पैर पर चल रहा है, उसके बाल होते हैं शरीर पर, उसकी पूँछ होती है, कान होते हैं ऊपर सर के ऊपर की तरफ, तो बच्चा उसको देखकर कहता है कैट, मगर असल में होता है वो डॉग, ठीक है। तो बच्चे ने क्या करा, बेस्ड ऑन ओल्ड इन्फॉर्मेशन, जो उसके पास पुरानी इन्फॉर्मेशन थी, उसके बेस पर जो उसने नई चीज़ देखी उसको भी उससे से रिलेट कर दिया, उसको उससे रिलेट कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। उसने देखा भाई इसके 4 पैर, डॉग के भी 4 पैर, इसके कान ऊपर, डॉग के भी कान ऊपर, कैट की भी पूँछ है, डॉग की भी पूँछ है। तो उस बेचारे को क्या पता, उसको क्या फ़र्क पता ना, वो तो सीख रहा है अभी। उसने जो सीखा उसने वही नॉलेज, अपनी पुरानी नॉलेज नई जगह पर अप्लाई कर दी, जहाँ पर उसको हल्की सी सिमिलैरिटी लगी, अपने हिसाब से बच्चे ने एकदम सही बताया, ठीक। तो असिमिलेशन का प्रोसेस ये है, बेस्ड ऑन ओल्ड इन्फॉर्मेशन, आप नई चीज़ को भी वैसे ही बता देते हो, ठीक है। दिस प्रोसेस इन विच स्कीमाज आर एज इट इज़ एंड नो मॉडिफिकेशन टेक्स प्लेस इन एग्जिस्टिंग स्कीमा।
जो एसिमुलेशन होता है इसके अंदर स्कीमाज आर एज इट इज़, इसके अंदर ऐसे जो स्कीमा होता है आपका एज इट इज़ रहता है, जस का तस रहता है स्कीमा, एंड नो मॉडिफिकेशन टेक्स प्लेस इन एग्जिस्टिंग स्कीमा। और किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन, किसी भी तरह की एडिटिंग, किसी भी तरह की गलती को सुधारना या न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करना इसके अंदर नहीं होता है। किसके अंदर? एसिमुलेशन के अंदर किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन, किसी भी तरह की एडिटिंग नहीं होती है। समझ गए आप? स्कीमा के अंदर किसी भी तरह की एडिटिंग, किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं होता है। इसलिए मैंने पहले इसका एग्जांपल दिया। इसका एक एग्जांपल और है। हमारे घर में एक 6 साल का बच्चा रहता है, ठीक है। उसने अभी रोमन नंबर्स लिखना सीखा है, ठीक है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है बच्चा, तो प्राइवेट स्कूल में इस तरह की फालतू नॉलेज बच्चे को पहले दी जाती है ताकि माँ बाप को लगे कि हाँ हमारा बच्चा कुछ कर रहा है। तो वो बच्चा अभी 2nd क्लास में आया और उसको रोमन नंबर सिखा दिए गए हैं ऑलरेडी। तो क्या है कि उस रोमन नंबर जो उसको सिखाए गए हैं वो सिखाया गया उसको नंबर 30 तक, 30 तक उसको नंबर सिखाए गए हैं, ठीक है। तो 30 तक बच्चा लिखना सीख गया रोमन नंबर को कि 30 को लिखते हैं ऐसे। 3 बार एक्स बना दिया तो 10 10 10 इज़ 30। बच्चा 30 तक रोमन नंबर सीख गया। अब क्या है कि ये जो बच्चा हमारे घर में रहता है पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है। इसको नई नई चीज़ों को सीखने में और करने में बड़ा मज़ा आता है। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं बट ही इज़ इंटरेस्टेड इन स्टडीज़। तो मेरे पास ही बच्चा आता है और मेरे को दिखाता है कि देखो अड्डा चाचा, मेरे को स्कूल में 30 तक काउंटिंग लिखना सिखाया रोमन नंबर्स में, मैं अब आपको 50 तक लिख के दिखाऊंगा अपने आप, ठीक है। बच्चे ने सीख लिया, कॉन्सेप्ट सीख लिया कि भाई 20 तक जब उसने करा तो 2 बार एक्स बने और फिर 5 बना दिया तो 25 हो गया। तो 30 तक लिखना सीख लिया तो आगे चल के 35 तक लिखने में क्या जा रहा है? 3 बार एक्स बनाया 30 हो गया, प्लस वी बना दिया तो 5 हो गया। तो बच्चा एसिमुलेट करके इस नॉलेज को आगे लेके जा रहा है अपने आप, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ आती है। देखो प्रॉब्लम यहाँ आती है, अब 30 तक तो चल गया बच्चा, यहाँ तक एकदम कॉन्सेप्ट उसका एकदम सही है, मगर जैसे ही वो 40 पर आता है, ठीक है, तो उसको नहीं पता कि ये एल क्या चीज़ है, उसको पता ही नहीं है क्या चीज़ है, ठीक है। उसको लिखनी गिनती 50 तक, तो उसने 50 कैसे लिखा था? देखो यहाँ पर 50 के लिए बस एल है, मगर बच्चे ने अपने दिमाग से एसिमुलेट करके कैसे 50 लिखा? उसने 5 बार एक्स बनाया, एक्स 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 एंड एक्स। उसने 5 बार एक्स बनाया और उसको 50 लिख दिया। बच्चा अपनी जगह बिल्कुल सही है, वो जो बच्चा है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है क्योंकि उसने अभी तक सीखा ही ऐसे है। उसके अकॉर्डिंग 10 प्लस 10, अगर एक बार एक्स लिखेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 बार एक्स लिखेंगे तो 20 हो जाएगा, 3 बार लिखेंगे तो 30 हो जाएगा। उसने यही सीखा है और एकदम सही सीखा है। अब उस नॉलेज को वो अपने आप जो आगे बढ़ा रहा है, ठीक है, पुरानी नॉलेज के ऊपर बेस होके, तो उसने 50 भी ऐसे लिख दिया, भाई 5 बार एक्स बना दिया और 50 हो गया। समझे आप? अब यहाँ पर एसिमुलेशन यहाँ तक हो गया आपका एसिमुलेशन, ठीक है। अब मैं आपको एकोमोडेशन का बताता हूँ कि फिर मैंने उस बच्चे को सिखाया, मैं इसको बताया नहीं बेटा ऐसे नहीं होता, जो 50 होता है ना उसके लिए बस हम एल लिखते हैं, 50 के लिए हम 5 बार एक्स नहीं लिखते क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम बस उसके लिए एल बना देते हैं। उसने मानी नहीं मेरी बात, तब मैंने उसको इंटरनेट पे गूगल पे खोल के दिखाया कि बेटा देख 50 के लिए एल लिखा हुआ दिखा रहे हैं ना यहाँ पर, यहाँ तक तो देख तेरी जैसी सेम सेम चीज़ है, जो तूने सीखा यहाँ तक तो वही है, मगर देखो यहाँ पर 50 के लिए एल लिखा हुआ है और 51 के लिए L1 लिखा हुआ है, यानी L रिप्रेजेंट्स 50 हियर। आप समझ रहे हो? तो बच्चे को वो चीज़ क्लियर हुई, ठीक है, तब उसने सुधार करी। अब हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं, एकोमोडेशन, ठीक है। एसिमुलेशन समझ गए आप, ये कुत्ते बिल्ली वाले एग्जाम्पल से भी और वो रोमन नंबर वाले एग्जाम्पल से भी, ठीक है। अब हम एकोमोडेशन समझते हैं। एकोमोडेशन क्या होता है? सॉरी, एकोमोडेशन क्या होता है कि बच्चे ने बिल्ली को देख के बोला बिल्ली, कैट को देख के उसने बोला कैट। क्यों बोला? क्योंकि इसकी मम्मी ने सिखाया था। फिर उसने कुत्ते को देखा, तब उसने क्या बोल दिया था यहाँ पर कि ये भी कैट है, मगर फिर यहाँ पर उसकी पेरेंट ने, उसकी माँ ने उसको सिखाया नहीं बेटा ये बिल्ली नहीं है, ये डॉग है, ठीक है। यहाँ पर हमने एडिटिंग करवाई। ये जो प्रोसेस है ना, यहाँ पर ये वाला जो एरो जा रहा है बीच में, यहाँ पर बच्चे को सिखाया हमने कि नहीं नहीं नहीं, कैट ये है और ये क्या है, ये डॉग है। इस तरह का होता है ना, देखो इसका मुंह आगे से पैना होता है, कैट का मुंह गोल गोल होता है, मगर डॉग का मुंह थोड़ा सा पैना होता है। कैट मियाऊं करती है, डॉग भौ भौ करता है, ठीक है। कैट ऐसे अलग तरह से सुसु करती है और कुत्ता टांग उठा के करता है। मतलब हमने उसको दोनों के कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, दोनों का डिफरेंस और दिखाया, तब बच्चे के दिमाग में उसके रिगार्डिंग नया स्कीमा डेवलप हो गया। पुराने स्कीमा में बच्चे ने एडिटिंग कर ली अब, क्योंकि उसको और न्यू इन्फॉर्मेशन मिल गई कुछ, ठीक है। तो अब उसने अपनी पुरानी नॉलेज में थोड़ा सुधार करके, थोड़ी सी एडिटिंग करके, उसने अब कुत्ते को बोला, डॉग को बोला डॉग, कैट को देख के बोला कैट और डॉग को देख के बोला डॉग,
और ये डॉग कैसे बोला उसने, बेस्ड ऑन न्यू इन्फॉर्मेशन, बेस्ड ऑन न्यू इन्फॉर्मेशन पे उसने बिल्ली को बिल्ली कह दिया, डॉग को डॉग कह दिया। सेम वही एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे वो रोमन नंबर वाला था, वो बच्चा 50 को 5 बार एक्स करके लिख रहा था, 5 बार उसने एक्स बनाया, उसने लिख दिया इज इक्वल टू 50। अकॉर्डिंग टू एसिमुलेशन वो एकदम सही था, मगर एकोमोडेशन जब हमने बच्चे को सही करवाया, उसको न्यू नॉलेज दी, हमने उसको बताया कि नहीं 50 के लिए हम बस एल लिख देते हैं, जस्ट एल लिख देते हैं हम, ठीक है। तो बेस्ड ऑन न्यू इन्फॉर्मेशन अब उस बच्चे ने नेक्स्ट टाइम जब हमको 50 लिख के दिखाया तब उसने बस एल लिख दिया इन रोमन नंबर्स। समझ गए आप? एसिमुलेशन के अंदर कोई भी प्रोसेस नहीं होता, ठीक है, मतलब प्रोसेस जो होता है उसमें कोई भी एडिटिंग या छेड़छाड़ या मॉडिफिकेशन नहीं होता। एकोमोडेशन के अंदर एडिटिंग भी होती है, मॉडिफिकेशन भी होता है। स्कीमा के अंदर जो आपका पहले वाला स्कीमा है उसके अंदर मॉडिफिकेशन भी होगा, उसके अंदर एडिटिंग भी होगी, और न्यू नॉलेज के बेस पर, न्यू इन्फॉर्मेशन के बेस पर आप चीज़ों को सीख जाओगे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्कीमा, एकोमोडेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्कीमा और मॉडिफिकेशन इन एग्जिस्टिंग स्कीमा। जो आपका एग्जिस्टिंग स्कीमा है, जो स्कीमा पहले से आपके पास है, उसके अंदर न्यू नॉलेज या न्यू इन्फॉर्मेशन के बेस पर आप मॉडिफिकेशन करते हो या एडिटिंग करते हो, ठीक है। मॉडिफिकेशन इन एग्जिस्टिंग स्कीमा। अब देखो एक यहाँ पर एक साइकिल बनी हुई है, एक साइकिल बनी हुई है, मॉडिफिकेशन इन एग्जिस्टिंग स्कीमा। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है एसिमुलेशन। एसिमुलेशन क्या है कि बच्चे ने कैट को कैट बोल दिया, बच्चे ने कैट को कैट बोल दिया, ये हो गया एसिमुलेशन। नहीं नहीं सॉरी, एसिमुलेशन हो गया कि बच्चे ने कैट को कैट बोला और डॉग को भी कैट बोल दिया, कैट को कैट बोला और डॉग को भी कैट बोल दिया, ये हो गया एसिमुलेशन। फिर ये इन्फॉर्मेशन तो अपने आप में गलत है, इन्फॉर्मेशन तो गलत है ना, नॉलेज तो गलत है, बच्चे ने भले ही उसको एसिमुलेट कर लिया मगर नॉलेज इन्फॉर्मेशन तो गलत हुई, तो इसकी वजह से डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब होता है इम्बैलेंस, ठीक है। जब भी आप कोई चीज़ गलत करोगे उसकी वजह से प्रकृति में इम्बैलेंस आ जाता है, डिसबैलेंस आ जाता है, ठीक है। पेड़ काटते हो आप तो प्रकृति में उससे डिसबैलेंस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन आ गई है तो उससे डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया। अब इसको ठीक करने के लिए आप बच्चे को सिखाओगे कि नहीं बिल्ली ऐसी होती है, कुत्ता ऐसा होता है, डॉग ऐसी होती है, कैट ऐसा होता है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, अब बच्चा समझ गया कि कैट कैसी है और कुत्ता कैसा है, बच्चा समझ गया। तो इससे क्या हो गया, अकोमोडेशन हो गया, एकोमोडेशन हो गया, ठीक है। बच्चे का जो एग्जिस्टिंग स्कीमा था उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो गया, उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो गया, उसके अंदर एडिटिंग हो गई, तो ये हो गया एकोमोडेशन। इसके अंदर क्या था भाई, गलत चीज़ को ही उसने अडॉप्ट कर लिया था, फिर डिसइक्विलिब्रियम हो गया था, इसकी वजह से इम्बैलेंस क्रिएट हो गया था क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन दी। फिर हमने उसकी इन्फॉर्मेशन ठीक करवाई, बच्चे को सिखाई नहीं बात, बच्चा उसको सीख गया, कुत्ते को कुत्ता, बिल्ली को बिल्ली समझ लगा, तो ये हो गया उसका एकोमोडेशन। एकोमोडेशन, अब जब एकोमोडेशन हो गया तो इक्विलिब्रियम फिर से क्रिएट हो गया, इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस, फिर से बैलेंस क्रिएट हो गया, फिर से इक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया, समझे आप। अब आगे चल के बच्चा कुत्ता बिल्ली का फ़र्क समझ गया, बच्चा बाई चांस पिग देखता है, ठीक है। हमने उसकी मम्मी ने क्या बताया था, देखो कुत्ते का मुंह आगे से ऐसा पैना पैना सा होता है ना, तो बच्चा पिग को देखता है, वो देखता है कि भाई ये भी बालों वाला जानवर है, इसकी भी पूंछ है, ये भी 4 पैर पे चल रहा है, इसके भी कान ऊपर है और इसका मुंह भी पैना है, तो ये हो गया पिग। पिग को भी उसने कह दिया कि पिग क्या है, डॉग है। एक देखो इक्विलिब्रियम के बाद फिर से ये साइकिल चल रही है ना, फिर से कोई नई इन्फॉर्मेशन आ गई। देखो हम लाइफ लॉन्ग सीखते रहते हैं ना, हमेशा ज़िंदगी भर सीखते रहते हैं, कोई नॉलेज की तो कमी होती नहीं है। तो अब बच्चे ने कुत्ते बिल्ली को जान लिया, उसने सूअर को देखा, सूअर को देख के भी उसने कुत्ता बोल दिया, तो फिर से उसका एसिमुलेशन हो गया, फिर से उसका एसिमुलेशन हो गया। उसने डॉग को तो डॉग कहा मगर पिग को सूअर कह दिया, समझ गए आप। फिर से उसकी वजह से डिसइक्विलिब्रियम आ जाएगा। फिर हम उसको यहाँ पे फिर से सिखाएंगे कि देखो डॉग ऐसा होता है और पिग में ये होता है, फिर वो ये वाली बात समझ जाएगा, फिर एकोमोडेशन हो जाएगा उसका इन्फॉर्मेशन में, फिर स्कीमा में, फिर मॉडिफिकेशन हो जाएगा और फिर उससे दोबारा इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा, समझ रहे हो आप। तो एसिमुलेशन, फिर डिसइक्विलिब्रियम, फिर एकोमोडेशन, फिर इक्विलिब्रियम, तो ये चलता रहता है, ये प्रकृति का नियम है, ये चलता रहेगा।